हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम रेलवे के एनटीपीसी के टॉप 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो एनटीपीसी के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक आपको देखना है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। वेड्स घास के मैदान संबंधित हैं। तो वेड्स घास के मैदान है, ये किस देश से संबंधित है? अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या एशिया से? तो आपको बताना है वेड्स घास के मैदान है, ये कहाँ? तो ये साउथ अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये आपको बताना है। तो हम आपको बता देते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो लोकसभा में कितने सदस्य 0 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कब से? तो 2020 से। 2020 से पहले कुल कितने? तो 2020 से पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। और राज्यसभा में अभी भी, राज्यसभा में आपसे पूछ दिया जाए कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो 2020 से पहले कितने? 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे। 2020 के बाद में ये जो दो सदस्य हैं, इनको मनोनीत करना क्या बंद कर दिया गया। तो अब वर्तमान में राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका जवाब होगा 0, यानी कि शून्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष में लोकसभा के आमतौर पर कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो एक वर्ष में लोकसभा में आमतौर पर कुल कितने सत्र आयोजित किए जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो एक वर्ष में लोकसभा में कुल कितने? 3 सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। कुल कितने? तो 3 सत्र आयोजित किए जा सकते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक आपको बताना है कौन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, पाल राजवंश का संस्थापक कौन थे? तो गोपाल थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वो वीडियो को लाइक करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ये कौन थे? कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मोरारजी देसाई, सुकुमार सेन, सरदार पटेल या BS रमादेवी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सुकुमार सेन जी। सुकुमार सेन जी जो थे भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त हैं, वर्तमान में भारत के जो निर्वाचन आयुक्त हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कौन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे गहरी महासागरीय खाई मैरियाना में स्थित है। तो जो सबसे गहरी महासागरीय खाई है मैरियाना गर्त, ये कहाँ पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में? तो सबसे गहरी जो खाई है मैरियाना गर्त, ये कहाँ पर? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सी? मैरियाना गर्त। कई बार एग्जामों में पूछी जा चुकी मैरियाना गर्त। यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, हमारे साथ में सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करते चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान के विभिन्न भागों में संशोधन की विधियां प्रदान करता है। तो कितनी विधियां प्रदान करता है? अनुच्छेद 368 जो है भारतीय संविधान में क्या करता है? संविधान संशोधन की विधियां प्रदान करता है। तो कितने प्रकार से विधियां प्रदान करता है? तो ये ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार की विधियां प्रदान करता है। कितनी? तो 3 प्रकार इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता
संबंधी खंड किस संविधान से प्रेरित है? तो नागरिकता, जो भारतीय संविधान में नागरिकता है, ये किस देश की संविधान से लिया गया, ये आपसे पूछ रखा है। भारतीय संविधान में नागरिकता है, ये कहाँ से लिया गया? यूके से लिया गया। तो जो हमारे भारत में नागरिकता है का प्रावधान है वो कैसी है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान। कैसी? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से ली है? तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता का प्रावधान हमारे देश में है। कौन सी? एकल नागरिकता। ये कहाँ से? ब्रिटेन से के संविधान से ली गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को सदन के कुल आकार के 15% तक सीमित कर दिया है? तो आपको बताना है कि जो लोकसभा है, लोकसभा में जो क्या है कि लोकसभा में कुल सदस्यों का कितने प्रतिशत यानी कि 15% जो है क्या करते हैं? मंत्री बनाए जाते हैं। तो ये आपसे पूछा है कि किस संशोधन के द्वारा मंत्रिपरिषद का जो आकार है सदन के कुल आकार से, यानी कि जो लोकसभा में कुल सदस्य हैं उनका 15% क्या होंगे? मंत्री बनेंगे। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के तहत ये कर दिया गया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। कौन सा? तो 91 नंबर का जो 91वां नंबर का संविधान संशोधन था, इसमें क्या किया गया था? लोकसभा में जितने भी कुल सदस्य होंगे उनका 15% सदस्य कुल क्या बनेंगे? तो मंत्री बनेंगे। तो मंत्रिपरिषद में कुल कितने? 15% ये लोग शामिल होंगे। 91वें संविधान संशोधन में किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था? तो प्रस्तावना में पूछा जाए संशोधन कब किया गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। जो 42वां संविधान संशोधन है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है और इसे वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 42वां संविधान संशोधन है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कब आया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। तो कब? 1976 में लाया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? जो 74वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक, कब होता है? तो 1992 में, 1992 में। तो उसमें उस संविधान संशोधन में कौन सा भाग जोड़ा गया था, ये आपको बताना है। तो 74वें संविधान संशोधन 1992 में कौन सा? तो ये संविधान कौन सा जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 11 का ए जोड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का ए जोड़ा गया था। कौन सा संविधान जोड़ा गया था? तो 11 का ए जो भाग था ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किए थे? तो कौन से संविधान संशोधन में जो दल विरोधी प्रावधान है किसमें दिए गए हैं? तो संविधान संशोधन कौन सा था, ये आपको बताना है। तो 52वां संविधान संशोधन जो था कब हुआ था? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था। इसमें क्या दल बदल जो विरोधी कानून था ये इसमें ऐड किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस जंगल को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस जंगल को मानसून वन के रूप में जाना जाता है? सभी लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को कौन सा मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा? तो मानसून वन के नाम से किसको जाना जाता है? मानसून वन के नाम से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को जाना जाता है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो भारत की प्रमुख अनाज की फसल कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो है उसमें भारत की प्रमुख अनाज की फसल आपको बताना कौन सी हो जाएगी? तो भारत की जो प्रमुख अनाज की फसल है वो कौन सी? चावल हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चावल।
ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति आपसे एग्जाम में पूछा लिया जाता है, वैसे आपको बताना है कि पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इस्कंदर मिर्ज़ा। इस्कंदर मिर्ज़ा जी जो थे ये पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध दिया गया है? तो केंद्र और राज्य के बीच में किस संविधान के किस भाग में ये संबंध दिया गया? किसके केंद्र और राज्य के बीच में कौन से? तो जो भाग हमारा कौन सा हो जाएगा? तो भाग हो जाएगा 11वें भाग में। कौन से? 11वें भाग में केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंध दिए गए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र को नए राज्य बनाने की अनुमति देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्य बनाने के लिए अनुमति देता है? तो आर्टिकल 3 के तहत। कौन सा? तो आर्टिकल 3 हो जाएगा, जो नए राज्य बनाने के लिए क्या करता है? नए राज्य बनाने के लिए अनुमति देता है। नए राज्य बनाने के लिए अनुमति देता है कौन? अनुच्छेद 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। विकास की महालनोबिस योजना किस पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया गया था? तो जो विकास की महालनोबिस योजना है किस पंचवर्षीय योजना में आई थी? तीसरी, चौथी, पहली या दूसरी? तो देखिए इसको हम बता दें, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी? वो थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। किस में? तो हेराल्ड डोमर मॉडल थी। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पे थी। जो सेकंड पंचवर्षीय योजना आई थी वो किस पे थी? महालनोबिस पे थी। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो सेकंड जो थी वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आपसे महालनोबिस योजना पूछ रखी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। भारत में कब डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया? तो भारत ने कब डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया था? 15 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को, या 15 अक्टूबर 1947 को? तो भारत ने डोमिनियन स्टेट 15 अगस्त 1947 को प्राप्त किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। गांधी ने निम्न में से किसे अजात शत्रु कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने अजात शत्रु इनमें से किसको कहा था? लाला लाजपत राय जी को, बाल गंगाधर तिलक जी को, भगत सिंह जी को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को? तो गांधी जी ने अजात शत्रु की उपाधि किसको दी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो भारत के जो फर्स्ट राष्ट्रपति जी थे जो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो एक क्या जल प्रबंधन के लिए जाना जाता था। तो कौन सा शहर था वो आपको हम बता देते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा। कौन? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, धौलावीरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी घटना 1919 में नहीं घटी थी? आपको बताना 1919 में इनमें से कौन सी घटना नहीं घटी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ये 13 अप्रैल कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। तो ये तो हुई थी, ये होएगा नहीं। ठीक है, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो था ये 1919 में आया था, ये भी नहीं होएगा। बंगाल का विभाजन ये कब होता है? बंगाल का विभाजन 1907 में होता है। और रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में आता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाल विभाजन। तो 1919 में कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल विभाजन नहीं घटी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा भवन जो है कार्यालय भवन भारत के किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो गुजरात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।